हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम जिन बच्चों ने ले रखा है, हिंदी भाषा और संप्रेषण सब्जेक्ट जिन बच्चों ने ले रखा है, हम इस सब्जेक्ट के नोट्स अपने यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट और सेकंड। और इस वीडियो में आज हम यूनिट थर्ड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम पहला टॉपिक करेंगे जो संप्रेषण के विभिन्न माध्यम है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं वो, और आभाषिक संप्रेषण, प्रभावित संप्रेषण के विषय में बात कर चुके हैं और शॉर्ट नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, ठीक है। एंड हमारा अगला चैप्टर नाम है संप्रेषण के विभिन्न माध्यम, और इसमें हम संप्रेषण के विभिन्न माध्यम कौन कौन से इसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारे संप्रेषण का माध्यम है परंपरागत माध्यम और तकनीकी माध्यम, जिसमें हम एकलाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, और तकनीकी माध्यम में हम इंटरनेट, ब्लॉग, वेबसाइट, ईमेल आदि के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम माध्यम का अर्थ जानेंगे कि माध्यम होता क्या। माध्यम यानी साधन, कोई ऐसा साधन जो संवाद को या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने में सहायता हो और उसको अंजाम दे, किसी कार्य को करने का अंतिम रूप दे, ठीक, उसको हम साधन या माध्यम कहते हैं। माध्यम का सीधा अभिप्राय है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला, यानी एक बिंदु के रूप में आप मुझे मान लीजिए और दूसरी बिंदु के रूप में आप अपने आप को मान लीजिए, और जो हम दोनों बिंदु को जोड़ती है उसको सेतु या माध्यम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम परंपरागत माध्यम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जिसमें एक लाभ जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, एक लाभ और संवाद, सामूहिक चर्चा, जो आज भी हमें ये देखने को मिलता है। इसमें हम पहले एकलाप के बारे में बताएंगे कि एकलाप का अर्थ क्या है। एक विकसित माध्यम में एकलाप स्वयं संप्रेषण, यानी हम इसमें स्वयंगत संप्रेषण है, यानी खुद से बात करते हैं, इसमें अपने आप से बात करते हैं, अपने मनसिक में ही उठाता है, मन ही मन व अपने इस विचार पर चिंतन अनुचिंतन किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी मैं अपने कोई भी कार्य करने जाऊँगा उसके विषय में पहले अपने मन में चिंतन करूँगा कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में अपने मन विचार करूँगा, फिर इसको अंतिम रूप दूँगा कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए फिर। और इसको अंग्रेजी में मोनोलॉग कहते हैं, मोनोलॉग। एंड एकलाप के दो रूप होते हैं, स्थिर और गत्यात्मक, ठीक है ना। स्थिर वक्ता किसी एक विचार बिंदु तक ही सीमित, यानी किसी एक ही बात के बारे में, एक ही विषय के बारे में सोच रहा है, दूसरे विषय के बारे में, जैसे वो सिर्फ अगर हम मान लें, अगर आप देखें कि वो बंदा है जो सिर्फ इतिहास के बारे में जान रहा है और भारतीय इतिहास के बारे में जान रहा है, सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, वो यूरोपियन इतिहास को नहीं जान रहा, यानी उसकी जो चिंतन है, जो विचार हो, एक ही सीमित तक है, एक ही बिंदु सीमित तक है। और गत्यात्मक वक्ता स्वयं से ही सवाल जवाब करने लगता है। इसमें जैसा आप देख लेंगे, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस ऐसे जो सवाल आते हैं उसको गत्यात्मक एकलाप कहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट हमारा आता है संवाद। संवाद दो से अधिक लोगों के आपस में बातचीत होती है, यानी ये संवाद अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसमें दो व्यक्ति होने चाहिए या इससे ज़्यादा व्यक्ति हो तो ही हम बातचीत कर सकते हैं, और इसको संवाद कहते हैं। संवाद अंग्रेजी से है डायलॉग जिसका है, यानी ये डायलॉग है इसका अंग्रेजी रूप, और जिसका अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक बातचीत, मौखिक बोलकर, ठीक है। प्रतिपाद्य की दृष्टि से संवाद दो भेद, यानी संवाद के दो रूप हैं। पहला स्थिर संवाद और गत्यात्मक संवाद, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि स्थिर एकलाप और गत्यात्मक एकलाप, उसी तरह हम यहाँ पे स्थिर संवाद और गत्यात्मक संवाद के विषय में पढ़ेंगे। स्थिर संवाद क्या होता है? वक्ता और श्रोता की स्थिति स्थिर रहती है, मुख्य भूमिका वक्ता की रहती है, यानी जो बोलता है उसकी रहती है इसमें मुख्य भूमिका, और बस श्रोता सिर्फ सुनते रहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जैसे अध्यापक, नेता की भाषण आदि हमारी स्कूल में देखते हैं हम, जब भी हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे जो लेक्चरर होंगे वो हमें अपनी विषय पढ़ा देंगे, चैप्टर ख़त्म करके चले जाएंगे, ठीक, उसको हम स्थिर संवाद कहेंगे। अगर हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते, आप देखोगे एक नेता स्पीच जब देता है, ठीक, वो स्पीच दे के हट जाता है वहाँ से। और इसी तरह हम जो गत्यात्मक संवाद है वो इसके स्थिर संवाद के बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता है,
परस्पर बदलती रहती है। इसमें हम उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनसे आंसर भी पूछ सकते हैं, यानी उनसे बातचीत कर सकते हैं। यानी हम सिर्फ एक कठपुतली बन के नहीं रह सकते, हम उससे बातचीत करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक, ये तो शैली की दृष्टि से संवाद को, अब शैली की दृष्टि से, ठीक, पहले हमने क्या किया, पहले प्रतिपादन की दृष्टि से था, अब शैली की दृष्टि से संवाद के दो रूप हैं। पहला मौखिक, जिसको हम मौखिक शैली और लिखित शैली है, ठीक है ना, यानी जो हम बोल के संवाद करते हैं और जो हम लिख के संवाद करते हैं वो। एंड तीसरा पॉइंट हमारा आता है सामूहिक चर्चा। आपको पता होगा जब हम अपने दोस्तों के बीच किसी भी विषय पे बात करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे सामूहिक चर्चा कहते हैं। आपने जब पेपर आते हैं तो हम क्या करते थे कि आप भी करते होंगे कि एक 4-5 दोस्त मिल के एक चैप्टर वो रिवाइज़ करेगा, एक चैप्टर वो याद करेगा। इससे फिर आपस में हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे से समझ आ सके। और ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है आप पेपर के समय में आजमाने का। आप एक बार आजमा के देखना सामूहिक चर्चा, बहुत बेनिफिट साबित होता है ये। एंड हमारा सेकंड पॉइंट आता है तकनीकी माध्यम। तकनीकी माध्यम इंटरनेट, वेबसाइट, ब्लॉग, ईमेल, ये सब होते हैं। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जो संवाद होते हैं उसके बारे में हम कैसे संप्रेषण करते हुए। इंटरनेट आज सूचना संप्रेषण का, यानी जो सूचना है वो संप्रेषण या क्रांति है, क्रांतिकारी माध्यम। ये सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी माध्यम है इंटरनेट। ठीक, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। ठीक, इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसमें हर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा होता है और जो आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं। हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च मारेंगे उसके विषय में हमारे सामने जानकारी आ जाती है। वो सिर्फ एक जानकारी तक ही सीमित नहीं है, ये हर जानकारी के क्षेत्र में एक दूसरे से संबंध रखती है। ठीक, जो इंटरनेट का नाम ही है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी पूरा अंतर्राष्ट्रीय जाल या कहे कि तंत्र। ईमेल इंटरनेट पर आधारित संप्रेषण का एक विकसित माध्यम है। आपको पता होगा, आप ईमेल चलाते हो जिस पे आपने देखा होगा जब हम पेपर दे रहे थे सेमेस्टर 1 के, तो कुछ बच्चे 7:30 बजे तक में सबमिट नहीं करवा पाए, तो वो ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चन पेपर को SOL के पास भेज रहा था। आपको पता चल गया कि ईमेल भी ये माध्यम बहुत ही बेनिफिट है और ये इंटरनेट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, आपको उस समय पता चल गया कि ईमेल की कितना महत्व है हमारे जीवन में। आधा घंटा आपके को ईमेल करने का मिलता था SOL के पेपर में, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को। ठीक, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजली से इंटरनेट के द्वारा किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण, यानी कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम ईमेल भेज सकते हैं दूसरे व्यक्ति तक। 1972 में ईमेल का अपनी तीसरा हमारा आता है वेबसाइट। ठीक, वेबसाइट आज सूचना संप्रेषण माध्यम के रूप में वेबसाइट के इंटरनेट पर प्रवेश विशाल स्रोत बन गया है। आप देखेंगे कि वेबसाइट पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे सामने वो सूचना जारी हो जाती है, वो सूचना सामने आ जाती है। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा है। और हमारा वेबसाइट के बारे में हम बता दें, वेबसाइट या वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW कहते हैं, WWW जिसको कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोगों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। यह आज के समय में बहुत ही उपयोगी साबित है। जो बंदे एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वो इस पर व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पे हम व्यक्ति जो अपनी रुचि के अनुसार अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय के बारे में जान सकते हैं और विश्व के किसी भी देश के किसी भी कोने में वो जो दुर्घटना घटी है उसकी जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा चौथा आता है ब्लॉग। पहले लोग डायरी लिखते थे, जो हम देखेंगे कि पुराने ज़माने में जो इतिहासकारों को डायरी मिली है, तो इससे पता चलता है कि लोग पहले डायरी लिखे करते थे। ठीक है ना, और उसने हुए औरों से छिपा कर रखते थे, यानी जो पर्सनल डायरी होती थी। आज भी आप देखोगे, अगर आप डायरी लिखते हो तो आप अपने परिवार, भाई, छोटी बहन, छोटे भाई से बचा के रखते हो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ हो वो किसी को पता ना चले। और इसलिए कई लोग आज के समय में डायरी नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पर्सनल लाइफ बहुत बिजी है और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। परंतु आज ब्लॉग
इंटरनेट पर लिखी गई एक विकसित डायरी ही है जिसे दूसरे भी पढ़ सकते हैं। जैसे आज के समय में आप विभिन्न प्रकार के इतिहासकार, लेखककार के जीवन पढ़ते हैं, वो यही है, एक तरह का ब्लॉग ही है वो, ठीक है ना। डायरी की बात ही, इसमें गोपनीयता नहीं होती, मतलब इसमें कोई भी बात गुप्त नहीं रहता और सबके सामने स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। इसलिए इसे ऐसी डायरी कहा जा सकता है जिसे लेखक सबसे साझा करता है, यानी सबके साथ सामने रखता है, प्रस्तुत करता है। ब्लॉग एक तरह से लेख की सार्वजनिक डायरी है, यानी सबसे ज़्यादा लेखक की सबसे ज़्यादा डायरी है, यानी पूरे विश्व पे, ठीक है ना। ब्लॉग की लगभग शुरुआत 1994 में एक युवा अमेरिकन छात्र जस्टिन हॉल ने की थी, ठीक है ना। सबसे पहले अमेरिका में 1994। जैसे हम देखेंगे जो ब्लॉग है, जो हम कहीं जाते हैं तो हम तुरंत ही ब्लॉग बना लेते हैं कि दोस्तों आज हम ये जगह आए, हम आगरा आए हैं, यहाँ पे ताजमहल है। हम ऐसे ऐसे यूट्यूब पे कई ब्लॉग देख के होंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि ब्लॉग किसको कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ तक हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गया, यानी जो हमारा यूनिट थर्ड था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया और हम अगले वीडियो में आपको यूनिट 4 करवाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अगर आप पहले वाले वीडियो जाकर देखें जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से संप्रेषण की प्रक्रिया, उसके प्रकार बता रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही।